हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 1 विलयन पाठ के लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे द्रवों का वाष्प दाब। देखिए, द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए, कोई भी द्रव पदार्थ है, अगर हम इसको खुले पात्र में रख दें तो देखा जाता है कि द्रव क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प बन करके वह वायुमंडल में क्या होता है, जाने लगता है। और वायुमंडल में जाकर के क्या होता है, वह वायु से मिल करके जो है यह वायु में चला जाता है। लेकिन जब उसी विलयन को किसी पात्र में अगर हम बंद कर दिया जाए, बंद कर रख दिया जाए, तो जो द्रव वाष्प बन करके ऊपर जाता है, तो पात्र के ऊपर की दीवार से टकरा करके पुनः फिर क्या होता है, वह द्रव की अवस्था में आने लगता है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि जितना द्रव क्या होता है वाष्प बन करके उड़ता है, उतना ही क्या होता है, वह फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अवस्था जो होती है वो पदार्थ की क्या होती है, साम्य की अवस्था कहलाती है। और उस अवस्था में जो विलयन का दाब होगा, द्रव के वाष्प द्वारा जो लगाया गया दाब होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव का दाब बोलते हैं। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या है, इसके बाद हम देखेंगे। जैसे किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। यानी किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में जो वाष्प का दाब होगा, वह वाष्प दाब होगा। जैसे हमें द्रव है और ये वाष्प की जो अवस्था होगी, इसके जो वाष्प और द्रव के मध्य जो अवस्था होगी, उस पर जो वाष्प द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा द्रव के वाष्प द्वारा, उसी को वाष्प दाब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में कोई द्रव पदार्थ रखा गया है, ठीक है, इस तरह से, और यह द्रव है, और यह जब यह गर्म करें या टेम्परेचर पर, ये क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर आएगा। तो प्रारंभिक की स्थिति में देखा जाता है कि यहाँ पर जो वाष्प की सांद्रता है, ये द्रव की सांद्रता की अपेक्षा क्या अधिक होती है। यानी वाष्प के कण क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन थोड़ी समय के बाद क्या होता है, इनका जो है ये वाष्पन प्रक्रिया का वेग क्या होता है, घटता जाता है। और फिर ये यहाँ पर जा कर के देखा जाता है कि जो वाष्प के कण हैं, ये पुनः फिर क्या होते हैं, संघनित होकर के द्रव में फिर क्या होते हैं, आने लगते हैं। तो एक अवस्था इनकी ऐसी आती है कि जितना क्या होता है द्रव वाष्प में बन करके जाता है, उतना ही वाष्प क्या होता है, द्रव में फिर क्या होता है, वाष्प द्रव में क्या होता है, विलीन हो जाता है, या द्रवित हो जाता है। तो यह जिस पात्र की ये अवस्था जो होती है, यह साम्य की अवस्था कहलाती है। तो साम्य की अवस्था में द्रव के वाष्प द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है, उस प्रेशर को ही, उस दाब को ही द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, वाष्प का दाब जो है, जैसे कभी कभी वाष्पशील पदार्थ में हम अवाष्पशील पदार्थ अगर डाल देते हैं, तो वाष्प दाब देखा जाता है कि कम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। देखिए, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इस पे राउल्ट ने अपना नियम भी दिया हुआ है वाष्प दाब पर, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। इसको हम लोग देखते हैं।
अवाष्पशील एक ही हेडिंग है कहाँ। देखिए अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अवाष्पशील विलेयों द्वारा वाष्प दाब अवनमन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ में वाष्पशील अगर विलायक है उसमें कोई अवाष्पीय पदार्थ मिला दिया जाता है तो देखा जाता है कि उसका जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में हमने क्या होता है कोई भी वाष्पशील पदार्थ ले लिए हैं। ठीक है, वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जल ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दे, जैसे मान लीजिए हम नमक ही मिला देते हैं। ठीक है, तो कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो देखा जाता है कि इनकी जो वाष्पन की प्रक्रिया है, इसमें जो वाष्प बन करके जो उड़े ऊपर जाएगा द्रव का, यह क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस वाष्प का जो अवनमन के कारण क्या होता है, जो कि वाष्प क्या होता है कम उड़ेगा ऊपर जा करके, तो जो प्रेशर होगा वह प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। यह प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो वाष्पन प्रक्रिया क्या होगी, कम हो गई। जब वाष्प क्या होता है कम ऊपर उड़ करके जाएगा तो वाष्प का प्रेशर जो होगा, यानी वाष्प की मात्रा जब कम रहेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, वह कम डालेगा। तो अर्थात प्रेशर क्या होगा, घट जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। अवनमन माने क्या होता है, कम हो जाना। तो जब किसी भी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो वाष्पन प्रक्रिया कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है विलेय पदार्थ, और विलेय जिसे हम आप देखे से कहते हैं, अगर हम जो है विलायक है जल और इसमें NaCl डाला तो ये विलेय पदार्थ है, और दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। ठीक है, अब ये जो विलयन बन गया, ठीक है, तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब, मान लीजिए हम विलायक है उसका वाष्प दाब अगर P0 मान लेते हैं, तथा विलयन का वाष्प दाब PS मानते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, विलयन है, इसमें विलेय पदार्थ वाष्पशील पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ में जल है और वाष्पशील पदार्थ में कोई NaCl मिला दिया जाए तो जो विलयन तैयार होगा, तो इस विलयन का विलायक से अगर तुलना किया जाए तो देखेंगे इसका वाष्पन प्रक्रिया वाष्प दाब अधिक होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विलयन में अवाष्पीय पदार्थ मिलाया गया है, तो इसमें जो वाष्पन प्रक्रिया क्या होगी, विलायक की अपेक्षा यानी जल की अपेक्षा क्या होगी, इसमें कम होगी। तो अगर इसको हम माने हैं कि विलायक का वाष्प दाब अगर P0 मान लें और विलयन का वाष्प दाब PS मान लें, तो वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन माने वाष्प दाब कमी कितनी हो जाएगी, P0 माइनस PS, ये वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन
बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन यानी देखिए जब क्या होता है कि पहले तो वाष्पशील पदार्थ है तो वाष्प बन के ज़्यादा उड़ेगा, जब विलयन बन गया अवाष्पशील पदार्थ में डाल दिया तो वाष्प बन करके वाष्पन प्रक्रिया कम होगी। तो इसमें से इसको निकाल देंगे तो कितनी कमी हुई ये हमें क्या होता है मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस जो है, जहाँ पी नॉट क्या होता है यह विलायक का वाष्प दाब है और पी एस क्या होता है ये विलयन का वाष्प दाब है। तो विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो कितनी कमी हुई विलयन बनने के बाद ये आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर जो है देखिए राउल्ट ने इन्हीं जो है अवाष्पशील पदार्थ और वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर इन्होंने अपना एक नियम दिया हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, RAOULTS राउल्ट्स रूल। राउल्ट का नियम पहले देख लेते हैं हम लोग जो है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम है आपका कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित जो अवनमन है विलयन में विलेय के मोल प्रभाव विलयन में विलेय के मोल प्रभाव विलयन में विलेय पदार्थ के यहाँ लिखिए पदार्थ ही लिख दिए। ठीक है, ठीक लिखा गया था। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए विलयन का अपेक्षित अवनमन हमने क्या लिखा था कि विलयन का अपेक्षित अवनमन बराबर क्या है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। ये अवनमन है, अपेक्षित अवनमन किसके बराबर है विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है। तो मूल प्रभाज जिसके पिछले अध्याय हम लोग पढ़े, मूल प्रभाज क्या होता है कि विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या, यही हमारा क्या था विलेय का मूल प्रभाज होता है। विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्याओं के अनुपात को विलयन का हम मूल प्रभाज बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हमारा विलेय पदार्थ ये मान लीजिए ये विलेय ये मूलों की संख्या अगर n मान लें हम, ठीक है, तो मूल प्रभाज क्या हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल, क्योंकि विलयन में क्या है ये विलाय पदार्थ है। जैसे ये विलयन है तो विलयन में दो पदार्थ हैं, एक तो क्या होगा विलायक होगा, दूसरा विलेय पदार्थ होगा। तो मान लीजिए विलेय के मूलों की संख्या n मान ले हैं, विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N मान लेते हैं। तो विलयन का जो मूल प्रभाज होगा वो क्या होगा विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मूलों की संख्या। दोनों घटक कौन से विलेय और विलायक हैं, तो इन दोनों घटकों की मूल्य संख्याओं का जो अनुपात होगा वही मूल प्रभाज होता है। तो विलेय के मूलों की संख्या n मान लिए हैं और विलेय के मूल्य संख्या तो विलायक के मूल्य संख्या, अर्थात अपेक्षित अवनमन ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये फार्मूला हमारा बन जाता है। ठीक है, कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इजकल टू एन इंटू एन अपान एन प्लस एन। ठीक है, जहाँ एन
विलय के मूलक संख्या है और कैपिटल N जो है विलायक की मूलक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह हम जो है राउल्ट के नियम का एक फार्मूला है, इस पर आधारित सवाल भी आते हैं। अभी हम देखिए जो है इस पर आधारित सवाल कैसे लगाया जाता है, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, कि राउल्ट के नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थों की अणुभार की गणना, यानी राउल्ट के नियम के माध्यम से हम अवाष्पशील पदार्थों के अणुभार की गणना हम कैसे करेंगे कि किसी भी विलयन में हमारे जो अवाष्पशील पदार्थ है उसका अणुभार कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए राउल्ट के नियमानुसार ये दिया हुआ है, राउल्ट की नियमानुसार वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, P0 माइनस PS बटे P0, ये बराबर है N बटे N प्लस कैपिटल N। ठीक है, जहाँ मूलक संख्या है, जैसे मान लीजिए ये पात्र में विलेय पदार्थ है। ठीक है, और इसमें कोई विलायक है, ये विलायक है और ये विलेय पदार्थ है। ठीक है, अब इसकी मूलक संख्या N है और इसकी मूलक संख्या कैपिटल N है। अगर इसका भार जो है, इसका विलेय का भार अगर हम कहें भार स्मॉल w और अणुभार स्मॉल m है और विलायक का भार कैपिटल W भार और अणुभार कैपिटल N हो, तो हम N के स्थान पर क्या मूलक संख्या बराबर होती है। देखिए मूलक संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में रखेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू N के स्थान में पदार्थ का भार क्या माने हैं, यानी विलेय का भार पदार्थ में विलेय का भार कितना है आपका जो है ये स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार कैपिटल M बटे फिर N स्मॉल m w बटे स्मॉल m प्लस इसका विलायक का जो है भार कितना माने कैपिटल W बटे किसका माने है अणुभार कितना है कैपिटल M। तो इस प्रकार जो है ये राउल्ट के नियमानुसार हम जो है इस फार्मूले से हम किसी पदार्थ के जो है इस फार्मूले के माध्यम से हम पदार्थ के अणुभार की गणना हम जो है कर सकते हैं। देखिए जहाँ यहाँ पर क्या है भार है, ये अणुभार है, ये विलेय पदार्थ का भार अणुभार है और यहाँ कैपिटल W और कैपिटल M जो है विलायक पदार्थ का भार और अणुभार है। ठीक है, तो जैसे इस पे आधारित हम एक सवाल देखते हैं लगाते हैं, आइए देखते हैं इस सवाल को। ठीक, देखिए कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का
वाष्प दाब 17.53 से घटकर 17.22 हो जाता है। ठीक है, घट करके 17.22 हो जाता है। यहाँ पे mm लिख देंगे, मिलीमीटर mm हो जाता है। तो विलेय के या विलेय पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए। ये सवाल है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का वाष्प दाब यह घट करके 17.53 से घट करके 17.22 हो जाता है। तो विलेय के अर्थात ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला है हमारा, राउल्ट के नियमानुसार सवाल लगाएंगे। राउल्ट के नियमानुसार फार्मूला क्या है? P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक हो, ये फार्मूला है। अब देखिए इस सवाल में जो दिया हुआ है, दिया क्या क्या है? दिया है विलेय पदार्थ ग्लूकोज का भार कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। ठीक है, अब विलायक का भार बराबर, देखिए ग्लूकोज का भार यानी स्मॉल w, ये है स्मॉल w है। अब विलायक का भार यानी कैपिटल W बराबर कितना है आपका जो है 100 ग्राम है। ठीक हो, अब देखिए ग्लूकोज का अणुभार विलेय का जो विलेय का अणुभार आपको याद करना है और विलायक का अणुभार कितना है? H2O है। तो H2O का अणुभार आपका जल में घोला गया है, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? 2 और धन 16 बराबर 18। ठीक है, 16। ठीक, ये अणुभार हो जाएगा। अब देखिए इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? P0 कितना है? अच्छा दिया हुआ है, देखो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया P0 और ये हो गया PS, क्योंकि जब विलयन बना तो इतना हुआ। पहले क्या था? विलायक अवस्था में इतना था, जब विलयन अवस्था में बना तो क्या हो गया? ये इतना हो गया। तो अब रखेंगे इसमें, देखिए 17.53 माइनस 17.22 बटे फिर कितना हो जाएगा? P0, फिर 17.53 बराबर, देखिए ग्लूकोज का भार कितना है? W बराबर कितना है? यहाँ लिखते हैं, देखिए W बराबर आपका जो है 18 बटे भार बटे अणुभार। अणुभार इसका आपको ज्ञात करना है इंटू इसका भार कितना है? विलायक का भार
बिलाक का भार कितना है, देखिए 18 है, और बिलाक का भार बिलाक का भार बटे बिलाक का अणुभार, ठीक है। बिलाक का भार यहाँ दिया कितना हुआ है, ये 100 ग्राम, तो अणुभार कितना है 18 और बिलाक का भार कितना है 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जल क्या है, बिलाक है, और ग्लूकोज क्या है, विलेय है, ठीक है। तो पी जो है, ये नाट जो है, ये क्या बिलाक का वाष्प दाब है, और पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। और जब हम मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, तो ये विलयन का वाष्प दाब हुआ। अब यहाँ पर पी नाट के स्थान पर हम इतना रख देंगे, और पीएस के स्थान पर हम ये रख देंगे, बटे आपका पी नाट है तो फिर इतना रखेंगे, बराबर। और डब्लू क्या है, ये विलेय का भार, विलेय का भार आपको दिया हुआ 18 ग्राम, यहाँ रख दिया गया है। यम क्या है, विलेय का अणुभार। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, हाँ स्मॉल एम, इसको हमको ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार। अब देखिए बिलाक का अणुभार दिया 18 है, और बिलाक का भार दिया 100 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसको जब हम काट देंगे इसको, तो 0.0176 समथिंग आएगा ये, इसको हल कर लीजिएगा, बराबर 18 गुणे 18 बटे ये सम गुणा कर देंगे तो 100 एम हो जाएगा ये, स्मॉल एम। अब इसमें गुणा कर देंगे, ये बराबर होगा 0.0176 बराबर आपका 18 कितना है, 64 के 4 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो आपका 324 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसको हल कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 324 बटे कितना हो जाएगा 100 एम, ठीक हो। अब इसको हम देखिए यहाँ लिखते हैं, हल कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, कि 0. कितना है 0176 इंटू 324 बटे 100 एम। अरे सर ये 300 इंटू नहीं, ये बराबर है, सर ये बराबर में है, गलत लिख दिया गया यहाँ पर, ये यानी कि 0. यहाँ देखिए बराबर में लिखा गया है, तो 0.0176 बराबर बटे 100 एम, ठीक है। अब देखिए इसको तिरेख हम गुणा कर देंगे, ठीक हो, तो 100 एम इंटू 0.0176 बराबर आपका हो जाएगा, इसको गुणा करें 324, ठीक है, 324, ठीक हो। तो एम बराबर देखिए 100 एम बराबर कितना हो जाएगा, 100 एम है, 100 एम बराबर आपका कितना हो जाएगा 324 बटे 0.0176, ठीक है। तो यम बराबर हो जाएगा यह आपका 324 बटे 0.0176 इंटू 100। इसको यम बराबर, इसको काट देंगे आप जो है, तो ये इसको हल करिए, तो हम काट देंगे इसको जो है, तो हमारा आ जाएगा जो है, इसको हल कर देंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 अंक 10 हो जाएगा ये, तो इसको हम पूरा काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 183, ठीक है। इसको हम काट कर देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट में कर देना, इसको जब काट देंगे तो हमारा कितना था 183 आएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा ग्लूकोज यहाँ देखिए ग्लूकोज छोटा लिखा है, ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पुनः इसको एक बार देख लीजिए जो है, ठीक है। इस सवाल को इस तरह से, इस प्रकार जो है हम देखिए, इस राउल्ट के नियम के माध्यम से जो है हम किसी अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार की जो गणना हम कर सकते हैं। इस पर आधारित जो सवाल आता है इम्पोर्टेंस है परीक्षा के लिए, इस पर और सवाल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।